वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज हम अपनी फाउंडेशंस ऑफ इंडिया सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है वो है द पेलियोलिथिक एरा एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी पुरापाषाण काल और मानव विकास। हाँ, और मैं बता दूं कि आज का ये डिटेल डिस्कशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो बिहार की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसआई हो या फिर आपके टीचर एग्जाम्स हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। राइट। और हमारा मकसद इस सेशन में सिर्फ फैक्ट्स रटवाना नहीं है। हम प्रीलिम्स के जो ट्रैप्स होते हैं और मेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। एग्जैक्टली। बिना किसी भटकाऊ के हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। तो सबसे पहले हमें प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल को समझना होगा। तो प्री हिस्ट्री को अगर हम एक एनालॉजी से समझें तो क्या हम इसे एक ऐसी किताब कह सकते हैं जिसके पन्ने बिल्कुल कोरे हैं, मतलब कोई शब्द नहीं, कोई आकार नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, हिस्ट्री में हम आमतौर पर राजाओं, युद्धों और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, है ना? बिल्कुल, रिटन रिकॉर्ड्स की। राइट। लेकिन प्री हिस्ट्री का सीधा सा अर्थ यही है कि ये वो काल है जिसका कोई भी लिखित प्रमाण या रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो एक बहुत नेचुरल सा सवाल यहाँ आता है कि जब कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं तो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है? यहीं पर विज्ञान की 3 अलग-अलग शाखाएं हमारी मदद करती हैं। पहली है आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व, जो जमीन के अंदर दबी चीजों को निकालती है। सही कहा। दूसरी है एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान, जो मानव के शारीरिक विकास को समझती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोलॉजी। इसमें हम स्ट्रेटिग्राफी का अध्ययन करते हैं, यानी जमीन की परतों या लेयर्स की स्टडी। अच्छा, मतलब जैसे कपड़े धोने की टोकरी होती है, जो कपड़े सबसे पहले डाले गए वो सबसे नीचे होंगे, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो लेयर जितनी गहरी होगी उसमें मिलने वाली चीजें उतनी ही पुरानी होंगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, वो क्या? इस पूरे टाइम पीरियड का क्लासिफिकेशन किसी धातु या मेटल के आधार पर नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तक धातु की खोज ही नहीं हुई थी। ओह, राइट। इसका वर्गीकरण लिथिक कल्चर पर आधारित है, यानी पाषाण संस्कृति। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगर इस लिथिक शब्द को हम थोड़ा एम्फसाइज करें तो लिथिक का बेसिक मतलब पत्थर ही हुआ ना? हाँ, लिथिक पत्थर से जुड़ा है। जैसे आज के टाइम को हम सिलिकन एज कहते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उस पर टिकी है। उस टाइम सब कुछ पत्थर के औजारों पर टिका था। इसीलिए इसे पैलियोलिथिक या पुरापाषाण कहते हैं। पर इसका टाइम फ्रेम क्या है? जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो सेंचुरीज में करते हैं, इसमें टाइम कैसे मेजर होता है? सेंचुरीज तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें टाइम को हम बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट में मेजर करते हैं। बिफोर प्रेजेंट, इसका बेस ईयर क्या होता है? विज्ञान में 1950 को बेस ईयर माना गया है। तो इस आधार पर पेलियोलिथिक को 3 फेजेस में बांटा गया है। पहला है लोअर पेलियोलिथिक, यानी निम्न पुरापाषाण। और इसका टाइम पीरियड? ये लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख बीपी से शुरू होकर लगभग 1 लाख बीपी तक चलता है। बाप रे, 20 लाख साल! ये तो बहुत लंबा गैप है। हाँ। फिर आता है मिडिल पेलियोलिथिक, जो 1 लाख बीपी से 40,000 बीपी तक है। और आखिर में अपर पेलियोलिथिक, जो 40,000 से 10,000 बीपी तक है। तो टाइम फ्रेम तो क्लियर हो गया, पर एक सवाल है लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं कि लोग गुफा से निकलकर खेती कर रहे हैं या उनका कोई कबीला है, असलियत क्या थी? असलियत फिल्मों से बहुत अलग थी। इंसान पूरी तरह से नोमैडिक यानी खाना बदोश था, और वो सिर्फ हंटर गैदरर्स थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है ना, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में। स्टूडेंट्स फूड गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस टाइम पर खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो था। कोई खेती नहीं होती थी। इंसान सिर्फ नेचर से खाना गैदर करता था या शिकार करता था। यानी उनकी इकोनॉमी सिर्फ गैदरिंग, हंटिंग और थोड़ी बहुत फिशिंग पर टिकी थी। सही कहा। और क्योंकि वो खाने की तलाश में घूमते रहते थे, तो कोई परमानेंट सेटलमेंट्स या स्थायी बस्तियां नहीं थी। तो वो रहते कहाँ थे? वो नेचुरल गुफाओं या रॉक शेल्टर्स में रहते थे,
ताकि जानवरों और मौसम से बच सकें। और उनका समाज कैसा था? मतलब क्या कोई हायरार्की या कोई मुखिया होता था उनका? नहीं, कोई क्लियर हायरार्की नहीं थी। वो 20 से 30 लोगों के छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जिन्हें बैंड्स कहा जाता है। सर्वाइवल के लिए मिलजुल कर रहना जरूरी था। राइट, म्यूचुअल कोऑपरेशन। और रिलीजन को लेकर उनकी क्या समझ थी? कोई स्ट्रक्चर्ड रिलीजन नहीं था, मोस्टली एनिमिज्म यानी जीववाद, जहां वो नेचर को पूछते थे। और हाँ, फियर बेस्ड बिलीव्स भी थे, जैसे बिजली कड़कने या जानवरों से डरना। समझ गया। अब जब हमने बात की कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल था, तो पत्थर के औजार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये औजार किन पत्थरों से बनते थे? मेनली क्वार्ट्जाइट और बसॉल जैसे बहुत हार्ड पत्थरों से। और इन औजारों का विकास एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश टेक्निकल वर्ड से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स घबराए ना, इसलिए क्या आप कोर, फ्लेक और ब्लेड में डिफरेंस समझा सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, कोर वो मेन बड़ा पत्थर होता है जिस पर चोट मारी जाती है। ओके। और जब उस पर चोट मारते हैं तो जो टुकड़ा टूट कर निकलता है वो फ्लेक है? सही पकड़ा, वो टूटा हुआ हिस्सा फ्लेक कहलाता है। और जब इंसान की टेक्निक इतनी एडवांस हो गई कि उसने एक लंबा और पतला फ्लेक निकाला जो उसकी चौड़ाई से दुगना लंबा हो। मतलब एक चाकू की तरह? हाँ, बिल्कुल चाकू जैसा। तो उसे हम ब्लेड कहते हैं। अरे वाह। और ये तीनों टर्म्स क्या उन तीनों फेजेस से मैच करते हैं, लोअर, मिडल और अपर? एग्जैक्टली। लोअर पैलियोलिथिक में लोग मेनली कोर टूल्स बनाते थे, जैसे हैंड एक्स और क्लीवर। इसको हम अशोलियन कल्चर कहते हैं। हैंड एक्स यानी एक पुराने जमाने का स्विस आर्मी नाइफ है ना, जिससे काटना खोदना सब होता था। सही एग्जाम्पल है। फिर जब हम मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं तो इंसान को समझ आया कि टूटकर गिरने वाले फ्लेक्स ज़्यादा शार्प हैं, तो वहाँ फ्लेक टूल्स बनने लगे, जैसे स्क्रेपर्स और बोरर्स। और अपर पैलियोलिथिक में आते आते ब्लेड टूल्स बनने लगे होंगे। बिल्कुल, ब्लेड टूल्स। और इस फेज में हमें हड्डियों के यानी बोन टूल्स के भी अच्छे लेवल पर प्रमाण मिलते हैं। ये सच में इंसानी दिमाग का एक जबरदस्त विकास था। पर इस टूल टेक्नोलॉजी के विकास का सीधा रिलेशन मानव की अलग अलग प्रजातियों से भी तो है ना? मानव विकास को हम इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। सबसे पहले होमो हैबिलिस आए, जिन्हें टूल मेकर कहा जाता है। उन्होंने ही औजार बनाने शुरू किए। और उनके बाद? उनके बाद होमो इरेक्टस। और भारत में मैक्सिमम एविडेंसेस इसी होमो इरेक्टस के मिलते हैं। ये पहले मानव थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल किया था। आग का इस्तेमाल। अब यहाँ मैं फिर से ट्रैप फेंकना चाहूंगा, देखें स्टूडेंट्स कैच कर पाते हैं या नहीं। क्या आग की खोज लोअर पेलियोलिथिक में ही हो गई थी? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, जंगल में आग देखना अलग बात है और उसे कंट्रोल करके रेगुलर यूज करना अलग। राइट। आग के सिस्टमैटिक यूज के मैक्सिमम एविडेंसेस हमें अपर पेलियोलिथिक फेज से मिलते हैं। तो ये बात एस्पिरेंट्स को क्लियरली याद रखनी है। आग आने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए होंगे? सबसे बड़ा बदलाव आया खाना पकाने से। पका हुआ खाना जल्दी पचता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिली और इंसान के ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। और हाँ, आग से सर्दी और जानवरों से प्रोटेक्शन भी मिली। और मुझे लगता है कि आग के चारों तरफ बैठकर ही उनका सोशल लाइफ भी डेवलप हुआ होगा। हमारे फाइनल स्टेज होमोसेपियंस भी यहीं से आते हैं, राइट? हाँ, होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास भी अपर पैलियोलिथिक के आसपास शुरू हो गया था। अब अगर हम इन सबको इंडिया के मैप पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं जहां इन सब का एविडेंस मिलता है? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ये मध्य प्रदेश में है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहां पर क्या मिला है स्पेसिफिकली? वहां हमें अपर पैलियोलिथिक टाइम की बहुत ही अद्भुत केव पेंटिंग्स मिलती हैं। पर एक सवाल है, उनका टाइम तो सिर्फ सरवाइव करने में निकल जाता होगा ना, तो ये पेंटिंग करने का टाइम कहाँ से मिला? और वो पेंट क्या करते थे? यही तो ब्यूटी है इंसान की। सर्वाइवल के बावजूद उन्होंने आर्ट क्रिएट की। उनके पेंटिंग्स के मेन सब्जेक्ट्स थे हंटिंग सीन्स, जानवर और रिचुअलिस्टिक डांसेस यानी अनुष्ठानिक नृत्य। और कलर्स कौन से यूज करते थे? मेनली रेड ओका यानी लाल गेरुआ और सफेद रंग का इस्तेमाल होता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पेंटिंग्स उनका एकमात्र विजुअल रिकॉर्ड है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो है नहीं?
ये उनके सोशल लाइफ और रिचुअल्स का एक दर्पण है। बिल्कुल सही एनालिसिस है। इसके अलावा अगर हम साइट्स की बात करें तो कर्नाटका की हुंसगी वैली बहुत फेमस है, जहां से ओल्डेस्ट टूल्स मिले हैं। हुंसगी वैली, ओके। और यूपी में बेलन वैली का नाम भी काफी आता है ना? हाँ, और इन सब के साथ एक और बेहद इंपॉर्टेंट साइट है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में तो वो कंट्रोवर्शियल फॉसिल मिला था ना। हाँ, वहाँ हथनौरा नाम की जगह से एक ह्यूमन फॉसिल यानी मानव जीवाश्म मिला है। ये भारत में मिला सबसे पुराना ह्यूमन स्कल है। हालांकि इस पर डिबेट है कि ये होमो इरेक्टस का है या किसी और प्रजाति का। पर एविडेंस तो सॉलिड है। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने सारे फैक्ट्स और साइट्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसके लिए कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी या ट्रिक है? बिल्कुल है। इन सबको समेटने के लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं जो प्रीलिम्स में बहुत काम आता है। वो है नो फार्म ओनली हंट। नो फार्म ओनली हंट, ये सुनने में बहुत कैची है। इसको थोड़ा डिकोड कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। नो फार्म का सीधा मतलब है कि कोई खेती या एग्रीकल्चर नहीं थी। अब इसमें फार्म वर्ड को देखिए, एफ से फायर, जिसका लेट स्टेज में एविडेंस मिलता है। अच्छा, ए से आर्ट, जैसे भीमबेटका जो अपर पेलियोलिथिक का है। आर से रॉक शेल्टर्स, क्योंकि स्थायी घर नहीं थे। और एम से माइग्रेशन, क्योंकि वो खाना बदोश थे। अरे वाह! और ओनली हंट का मतलब है कि इकोनॉमी सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पर बेस थी। एग्जैक्टली अगर आप प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और स्टेटमेंट आती है कि पेलियोलिथिक मैन खेती करता था, तो आप नो फार्म याद करके तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सच में एलिमिनेशन टेक्निक के लिए बहुत पावरफुल टूल है। और मेंस के GS1 पेपर के लिए क्या वैल्यू ऐड है? मेंस में अगर लाइफस्टाइल पर क्वेश्चन आता है तो आंसर का स्ट्रक्चर सीधा सा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, बॉडी में इकोनॉमी, औजार, सोसाइटी और आर्ट, और कंक्लूजन में कि इसने कैसे मानव सभ्यता की नींव रखी। ये परफेक्टली स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने आज के सेशन में देखा कि इन खामोश कोरे पन्नों पर इंसान ने पत्थरों और आग से कैसे अपनी कहानी लिखी। ये टॉपिक BPSC, BSSC, SI और सभी टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत निर्णायक है। सही कहा। मैं सभी स्टूडेंट्स को सलाह दूंगी कि इस डिस्कशन के की पॉइंट्स, स्पेशली नो फार्म, निमोनिक और औजारों के विकास के क्रम को जरूर रिवाइज करें। बिल्कुल। और फाउंडेशंस ऑफ इंडिया सीरीज आगे भी जारी रहेगी, जहां हम आगे के कालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए एक सवाल, जरा सोचिए उस एक नर्मदा फॉसिल या भीमबेटका के लाल रंग के शिकार वाले दृश्य के बारे में। क्या उनकी चुपचाप जिंदा रहने की वो जद्दोजहद आज की किसी भी छपी हुई किताब से कम दमदार कहानी कहती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये था बिहार मैटर्स। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।